हेलो बच्चों, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। क्लास 12th बायोलॉजी नई थीम के साथ हम काम कर रहे हैं और अपनी थीम आप जानते हैं क्या है। अब परीक्षा की चिंता दूर, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस थीम के ऊपर आज आपको मिलेगी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना, किस प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं, किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं। आज इसी ही चैप्टर का सेकेंड पोर्शन है, बायोटेक के यूज क्या है उनके बारे में हम जानते हैं। और आज की इस थीम के अंदर, आज की इस पीडीएफ के अंदर आपको इस चैप्टर से 34 अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बड़े ही गौर से समझना है। एक ही पीडीएफ के अंदर एक चैप्टर को हम क्लियर करते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, मेजर, माइनर, वन लाइनर, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सारे के सारे डाउटों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए किन तीन संभावनाओं के विषय में सोचा जा सकता है। हम किस प्रकार से खाद्य उत्पादन की में ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहला क्या कहता है कि रसायन आधारित कृषि, हम केमिकल आधारित कृषि करें। दूसरा कहता है कार्बनिक कृषि करें। तीसरा कहता है आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि करें। याद करो, जेनेटिक क्रॉप की बात करेंगे हम, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, सी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसके आधार पर हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि और आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। बिल्कुल समझ में आओगे, करेंगे। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे जीव जिनके जीन हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बड़ा सिंपल सा उल्टा दिया इस बार क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछा गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जीएमओ, उनको हम क्या काम करते हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। और कैसे बनाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हस्त कौशल विधि के द्वारा उनके जीन को परिवर्तित कर देते हैं और उसके अंदर किसी बाह्य जीन को डालते हैं और एक नया लक्षण वाला पौधा या नया लक्षण वाला जंतु हम बनाने का काम करते हैं। तो ये होता है जीएमओ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बीटी विष किस जीन द्वारा कूटबद्ध होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और मैं लगा ही देता हूं 2024 मेन एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीटी विष किस जीन के द्वारा कूटबद्ध होता है। तो आपको याद रखना है, इस जीन को क्राई कहते हैं, CRY। आपको याद है क्राई, फर्स्ट AB, सेकंड AC, जो भी आपको सामने आए थे वो सारे के सारे क्राई कहलाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, RNI का पूर्ण नाम लिखिए और यह क्या है। तो देखो RNA अंतरक्षेप इसका पूर्ण नाम होता है, इंटरफेरेंस जिसको कहते हैं। ये सभी ससीम केंद्री का मतलब यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका वो होती है जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अर्थात जिसका केंद्रक सुस्पष्ट होता है। जिनों में कोशिकीय की एक विधि है, कोशिकीय की एक विधि होती है आरएनए अंतरक्षेप। आपको याद होगा आरएनए अंतरक्षेप विधि के द्वारा 2 प्रकार के हम आरएनए बनाते हैं, पूरक, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, सेंस और एंटीसेंस जो बनाते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं, जो आगे जाकर एक डीएनए को बनाने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आणविक निदान के लिए जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं तो उसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। ऐसी कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं प्रारंभ में। जब वह डिजीज बॉडी के ऊपर इफेक्टिव हो जाती है, बहुत अधिक प्रभावी हो जाती है, तब जाकर के उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और उस स्थिति के अंदर डॉक्टर उस लक्षण आधारित डिजीज को नष्ट नहीं कर सकता और पेशेंट को नहीं बचा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कई प्रकार के इनोवेशन किए गए और उन इनोवेशन में ऐसे ऐसे मेथड यूज किए जाते हैं कि ऐसे डिजीज जिनके रोग के लक्षण दिखाई हमें देते ही नहीं है, फिर भी उनको हम पहचान कर लेते हैं और समय रहते हम पेशेंट को बचा लेते हैं। तो इसके लिए हम किसको काम में लेते हैं, तो इसकी पहचान पीसीआर द्वारा, उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन द्वारा की जाती है। न्यूक्लिक अम्ल आप जानते हो 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट डीएनए, सेकंड आरएनए। तो उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है और उस डीएनए के अंदर यदि उस डिजीज के लक्षण हैं तो उसका क्या कर दिया जाता है, समय रहते ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। बढ़ते इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की ओर। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित जीवाणु उत्पाद, मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रोडक्ट का नाम लिखिए जिसका हृदयाघात के अग्रक मायोकार्डियल संक्रमण से गुजरे रोगी की रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने यानी थक्का स्फोटन में यूज किया जाता है। सीधा आप यहाँ जाना, थक्का स्फोटन में यूज किया जाता है। मैंने आपको एक सारणी करवाई थी, वहाँ पर यह लिखवाया था कि आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के द्वारा
या आप ये कह सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक बैक्टीरिया से एक प्रोडक्ट बनाया गया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज रखा गया। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्या काम करता है, हृदयाघात के अग्रक मायोकार्डियल संक्रमण से गुजरे रोगी की रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि हार्ट के अंदर रुधिर नलिकाओं के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग बताइए। तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि मेडिकल साइंस के अंदर कई प्रकार के बायोटेक के यूज सामने आए। फर्स्ट अपने सामने रहता है आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन, बिल्कुल याद होगा, और जिसको मानव प्रथम इंसुलिन कहा जाता है, नाम रखा गया था हीमोलिन। तो ये मेडिकल साइंस की एक उपलब्धि थी, एक यूज था। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करने वाले गोलकृमि परजीवी का नाम बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेलवा डेगाइन इनकोग्निसिया। यहाँ पर थोड़ा सा देखो इस प्रकार से लिखा गया है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको लिखवा रखा है इनकोग्निसिया, इनकोगेनिसिया, तो आपको वही याद रखना है। इनकोग्निसिया इसका मीनिंग बनता है, यहाँ पर देखो आप इनकोग्निसिया। कौन सी आणविक जांच एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया पर आधारित होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया था। एड्स के अंदर मैंने आपको रेट्रोवायरस के बारे में बताया था और वहाँ पर ये बात बताई थी कि ये जो एक टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट, ये जिसको देखो यहाँ पर क्या लिखा है एलाइजा, तो आपको याद रखना है एलाइजा या एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीसीमा के उपचार हेतु कौन सी मानव प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का काम किया जाता है। एम्फीसीमा भी आपके सामने शब्द आया था, बताया गया है एम्फीसीमा क्या होता है, तो इसके निदान के लिए अल्फा एंटीट्रिप्सिन को काम में लेते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ूं तो मैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बीटी कॉटन में क्राइजीन किस जीव से स्थानांतरित किया गया। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा, देखो बी का मतलब बेसिलस और टी का मतलब थुरिएंजेसिस नामक जीवाणु से प्राप्त क्राइजीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो इस बीटी जो जीव, देखो यहाँ पर ध्यान देना, बीटी जो जीवाणु है बैक्टीरिया है, इससे एक जीन निकाला था और उस जीन का नाम था क्राइजीन। तो याद रह जाएगा क्राइजीन जीव किस जीव से, तो आपको याद रह जाएगा बेसिलस थुरिएंजेसिस से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है बीटी जीव विष यानी टॉक्सिन का कूट लेखन कौन सा जीन करता है। कूट लेखन कौन करेगा, तो क्राइजीन करेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्राइजीन के ऊपर लगातार मैंने 6 से 7 क्वेश्चन लिए ताकि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। टारगेट अपना, मिशन अपना 56 में से 56 नंबर लाना है स्टूडेंट्स। मेरे लाडलो लगातार इसी प्रकार से जुड़ते रहोगे तो बहुत ही शानदार आपके माइंड के जितने भी स्क्रू हैं वो सारे के सारे खोल दिए जाएंगे। आपका जो एक कांस्टेंट पॉइंट बना हुआ है कि जो क्वेश्चन आपको दिया वो क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन उसके आस पास का जो होता है वो नहीं सोच पाते हैं। लगातार इस प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ में जुड़ेंगे तो आप में सोचने समझने की शक्ति डेफिनेटली बढ़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। दावा करता हूं मैं, यदि क्लास के साथ में लगातार जुड़ेंगे तो आप में डेफिनेटली सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ाने का काम इस चैनल का रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकंड एबी नामक जीनों से कूटलेखित होने वाले जीव विष प्रोटीन किसके नियंत्रण के लिए उपयोगी। यहाँ पर 2 हैं। ये पहला तो आ गया अपने आपके सामने, कपास के मुकुल कर्मी के नियंत्रण में उपयोगी। क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। लास्ट ईयर भी पूछा गया, उससे पहले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन फेमस है, दोनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से घोटना है। क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकंड एबी कपास के मुकुल कर्मी के नियंत्रण में उपयोगी है, उसको रोकेगा ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि तंबाकू के पादपों में आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया के द्वारा सूत्रकृमि के प्रति सुरक्षा। तो बिल्कुल सिंपल सा, थोड़ी देर पहले पढ़ गए हम, ये देखो ये नाम यहाँ पर सही आ गया। यानी क्या होता है, मेलवा डेगाइन इनकोग्निसिया। तो यहाँ पर देखो मेलवा डेगाइन इनकोग्निसिया सूत्रकृमि के प्रति आरएनए अंतरक्षेप विधि काम में ली जाती है, जो कपास की जड़ों को में संक्रमण करके उसकी वृद्धि को क्या कर देती है, तंबाकू की जड़ों में संक्रमण करके उसकी वृद्धि को रोक देती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 होती हैं, ए और बी, जो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन दिया गया था कि जो प्रोटीन श्रृंखलाएं जो होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, किस बंध के द्वारा, तो आपको याद रखना है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा दोनों जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राक या निष्क्रिय इंसुलिन में सक्रिय इंसुलिन से भिन्न कौन सी संरचना पाई जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन, तो आपको ध्यान होगा जो संरचनाएं जोड़ी गई थी वो किसके द्वारा थी, सी पेप्टाइड बंध के द्वारा थी, तो वो सी पेप्टाइड बंध रहेगा। आनुवांशिकता अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी
तकनीक के अंतर्गत मानव इंसुलिन ए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला व बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किस जीवाणु में करवाया गया? तो इरिसिया कोलाई जीवाणु में। ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि जो इंसुलिन बनाया गया था वो इरिसिया कोलाई जीवाणु के अंदर बनाया गया था। अमेरिका की कंपनी सामने आती है जिसका नाम है एली लिली कंपनी। याद होगा, बिल्कुल नाम लेते ही आपके समझ में आया होगा किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनी थी एली लिली का मानव इंसुलिन निर्माण से संबंधित क्या योगदान रहा? तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंपनी ने डीएनए के 2 अनुक्रम बनाए जो कि इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए व बी का कूट लेखन करते हैं। तो इस कंपनी ने डीएनए के कितने अनुक्रम बनाए? 2, जो क्या काम करते हैं? एक तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए का कूट लेखन करता है और दूसरा किसका करता है? बी का करता है। ध्यान रखना, इसी कड़ी में आनुवंशिक रोगों का उपचार किस प्रकार प्रभावी तरीके से किया जा सकता है? तो बिल्कुल सिंपल है, हम बार बार पढ़ चुके जीन थेरेपी जो मेथड है उसके द्वारा हम जेनेटिकली जो डिजीज होते हैं उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का रखा गया? जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग बिल्कुल 4 वर्षीय बालिका में किया गया था सन 1900 में। और किस रोग के उपचार के लिए किया गया था? तो आपको शॉर्ट फॉर्म तो ये याद रखनी है एडीए। और एडीए का मतलब आप जानते हैं एडिनोसिन डाइएमिनेज होता है। इसकी कमी जब हो जाती है तो इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो इसके निदान के लिए हम सबसे पहले जीन चिकित्सा का प्रयोग एक 4 वर्षीय बालिका में किया गया था 1990 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडीए एडिनोसिन डाइएमिनेज न्यूनता रोग के स्थायी उपचार के लिए वांछित जीनों का स्रोत लिखिए तथा इन जीनों को कौन सी कोशिकाओं में प्रवेश करवाना चाहिए। देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से लेकर गया है आपके लिए। एडिनोसिन डाइएमिनेज न्यूनता रोग के स्थायी उपचार के लिए अच्छित या वांछित जीनों का स्रोत अस्थि मज्जा कोशिकाओं। याद आ गया होगा, बिल्कुल ये नाम लिखते ही अस्थि मज्जा कोशिकाएं। मोस्टली अस्थि मज्जा कोशिकाएं जो होती हैं वो मतलब फीमर में, स्टर्नम में वहाँ पर पाई जाती हैं और वहाँ से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। और वांछित जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश कराने से स्थायी उपचार हो जाएगा। देखो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे उसको? प्राइमरी एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल्स के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एलिक्सा परीक्षण कौन सी क्रिया विधि पर आधारित है? पहले आ गया प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रिया के ऊपर आधारित होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर यह आधारित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एड्स तथा कैंसर जैसे एड्स तथा कैंसर जैसे रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान में कौन सी टेक्निक काम में लेंगे? तो आपको पता है एलिसा और पीसीआर को काम में लिया जाता है। एलिसा और पीसीआर टेक्निक को काम में लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक्टिव बाहरी जीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा समावेशित किया जाता है उन्हें ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जंतु कहते हैं। क्या होगा? ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक्टिव बाहरी जीन को उसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अब तक बनाए गए ट्रांसजेनिक जंतुओं में कौन से जंतुओं का अधिक संख्या में निर्माण हुआ? तो बिल्कुल किसका रहा? ट्रांसजेनिक चूहों का रहा। और परसेंटेज मैंने आपको कई बार बता दिया, 95% चूहे बनाए गए। रोजी क्या है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखा गया आपके सामने, रोजी क्या है? तो देखो, रोजी एक गाय है। कैसी गाय है? वो ट्रांसजेनिक गाय है। इसके दूध में लेक्ट एल्बुमिन्स पाया जाता है जो सामान्य गाय के दूध में नहीं पाया जाता है। और ये बच्चों के इम्यून पावर के लिए बहुत काम की चीज़ है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। टिक्कों का परीक्षण पहले कौन से जंतुओं पर किया गया था? बिल्कुल सिंपल है ये। टिक्कों का परीक्षण पहले ट्रांसजेनिक चूहों पर, बाद में बंदर के ऊपर किया गया था। अविषालुता सुरक्षा परीक्षण के लिए कौन से जंतु उपयुक्त होते हैं? तो ट्रांसजेनिक जंतु काम में लिए जाते हैं। ये जंतु सामान्य जंतुओं की अपेक्षा अविषालु पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यानी टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं उनके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण से इसके ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है। मानव पर भी किया जाना था लेकिन मानव के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अब बढ़ते आगे। जीईएसी शब्द का विस्तार बताइए। फुल फॉर्म ऑफ जीईएसी कई बार बताया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी होती है ये, जिसको आप ये माने कि हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। फुल फॉर्म का बिल्कुल ध्यान रखना है, 2024 के लिए वेरी मोस्ट हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी कंपनी ने 1997 में धान की कौन सी किस्म में के लिए पेटेंट प्राप्त किया था जिसका कि भारत में प्राचीन समय में उपयोग किया जा रहा है? तो बासमती चावल है, बासमती धान का बना लिया था। पेटेंट किसे कहते हैं? तो ये तो क्वेश्चन मैंने दे दिया। किसी नए उत्पाद को बनाने व बेचने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने हेतु उस उत्पाद या खोज का पंजीकरण कराना होता है, जिसे पेटेंट या एकस्व कहते हैं। भारत में पेटेंट लेने के बाद 5 वर्षों तक मान्य प्राप्त होता है, ये मान्यता मानी जाती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है। ये देखो डेफिनेशन बनी बायोपायरेसी की, और ये लगाओ 2024 डेफिनेट पूछा जाएगा बायोपायरेसी किसे कहते हैं। तो बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। जीन चिकित्सा किसे कहते हैं, तो इस चिकित्सा में दोषपूर्ण जीन को हटाकर उसकी जगह नया जीन डाल देना, दोषपूर्ण को हटाएंगे उसकी जगह वांछित जीन को डाल देंगे, इसको क्या कहा जाता है, जीन मेडिकल साइंस, जीन चिकित्सा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्राई प्रोटीन का कूटलेखन करने वाली जीन को फसली पादप में क्यों प्रवेश कराया जाता है। देखो बहुत शानदार है, क्या है, लिपिडेप्टेरोन, कोलेप्टेरोन और डिप्टेरोन के प्रति प्रतिरोधकता इसके अंदर पाई जाती है। तो ये इस पीडीएफ के 34 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। इसी प्रकार से शानदार दमदार क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपके लिए ही कमेंट बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स बना हुआ खाली पड़ा है, उसमें कमेंट करके बताइए क्लास किस प्रकार की थी, समस्या है या नहीं है, आप अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम समय में, अब देखो अदर सब्जेक्ट को टाइम देना है, इसलिए कम समय में ही ये क्लासें आपके लिए बनाई जा रही हैं और आपके लिए इतना अच्छा डाटा लेकर के आ रहा हूं कि 15 से 20 मिनट के अंदर 35 से 50 के बीच में क्वेश्चन रख रहा हूं, ताकि पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और आप इस क्लास को यदि सुनते हैं, समझते हैं तो आपको जल्दी याद होता है और बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाता है। हमें सारे के सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना है, तभी तो हमें 90 क्रॉस करना है और 90 क्रॉस तभी कर पाएंगे हम, सारे सब्जेक्ट को टाइम देंगे। तो इस प्रकार से क्लास के साथ में जुड़िए, चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए। धन्यवाद।